नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो वक्त की धूल में कहीं दब सी गई थी। ये कहानी है विश्वनाथ के दिल की, उस खामोश गूंज की। सोचिए, एक बंद संदूक। इसके अंदर आखिर क्या हो सकता है? कुछ पुराने कपड़े, थोड़े बहुत जेवर, या शायद एक पूरी जिंदगी की कहानी? एक ऐसा राज जिसे न जाने कितने दशकों से किसी ने छुआ तक न हो। तो चलिए इस रहस्य भरे संदूक को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अटारी के उस पुराने संदूक से। एक ऐसी जगह जहां धूल की परतों के नीचे एक पुराना संदूक बस जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। तो सीन कुछ ऐसा है। शहर की भागदौड़ से बहुत दूर हिमाचल का एक शानसा गांव। यहां 24 साल का आर्यन पहुंचता है अपने दादाजी पंडित विश्वनाथ के पुराने पुश्तैनी घर में। एक ऐसा घर जो अब तो वीरान है, पर एक जमाने में यादों का जीता जागता मंदिर था। उसी घर की अटारी की खामोशी में उसे मिलता है एक पुराना सा सागवान का संदूक। और जब वो उसे खोलता है तो अंदर अंदर सिर्फ एक पीला पड़ चुका लिफाफा था। बस एक लिफाफा जो एक बहुत लंबे सफर की शुरुआत बनने वाला था। और उस लिफाफे पर बस एक लाइन लिखी हुई थी, उसके लिए जिसे समय ने मुझसे छीन लिया। बस इतना ही, लेकिन ये चंद शब्द अपने आप में एक पूरी अनकही कहानी थे। एक अधूरा इंतजार और एक बहुत गहरा दर्द समेटे हुए थे। और बस यहीं से ये कहानी पलटती है और हमें सीधा अतीत में ले जाती है, इश्क और इनकलाब के दौर में। एक ऐसा वक्त जहां प्यार और क्रांति हाथ में हाथ डालकर चलते थे। तो बात है 1970 की। साल था 1974। देश में राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था। उसी दौरान एक नौजवान पत्रकार विश्वनाथ की मुलाकात इला से हुई। लेकिन फिर आया 1975। आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो दौर था जब देश में लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे और सच बोलने वाली हर आवाज को दबाया जा रहा था। आर्यन को जो खत मिला था ना, उसकी पहली लाइन यही थी, इश्क और इनकलाब में बस एक ही अंतर है। इनकलाब में हम दुनिया बदलते हैं और इश्क में दुनिया हमें बदल देती है। वाह! और ये एक लाइन, विश्वास कीजिए, विश्वनाथ और इला के रिश्ते की पूरी दास्तां कह देती है। उनका प्यार किसी फैंसी रेस्टोरेंट या कैंडल लाइट डिनर वाला नहीं था। उनका प्यार पनपा था गुप्त बैठकों में, सड़कों पर पोस्टर चिपकाते हुए। उनके बीच की बातचीत से ही उनके रिश्ते की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार इला ने पूछा, विश्व, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और विश्वनाथ का जवाब देखिए, डर तो उन्हें लगना चाहिए जो सच को दबाना चाहते हैं। साफ पता चलता है कि दोनों के लिए देश और सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं था। शायद अपने प्यार से भी ज्यादा। लेकिन हमेशा की तरह जब इश्क और इनकलाब टकराते हैं तो अंजाम अक्सर तबाही ही होता है। और इनकी कहानी में भी ऐसा ही हुआ। बिछड़न की वो रात, जिस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। इमरजेंसी के उस अंधेरे दौर में इला को उसकी बेबाक आवाज के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। और विश्वनाथ, वो बस भटकता रहा, दर दर ठोकर खाई, हर जेल, हर दफ्तर की खाक छानी, सालों तक। लेकिन इला का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो हवा में ही कहीं गुम हो गई थी। और यहां कहानी का सबसे दिल को छू लेने वाला मोड़ आता है। विश्वनाथ का वो अकेलापन, जिससे गांव वाले उनकी सनक समझते थे, वो दरअसल सनक नहीं थी। वो अपने खोए हुए प्यार का एक न खत्म होने वाला इंतजार था। एक ऐसी खामोश वफादारी जो उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाई। उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। तो अब कहानी लौटती है आज के दौर में, खामोशी की खोज पर। आर्यन ने अब ठान लिया था, वो अपने दादा की इस अधूरी कहानी को इसके अंजाम तक पहुंचाकर रहेगा। तो आर्यन ने शुरू की अपनी खोज। उसने अपने दादाजी की पुरानी डायरियां, उनके कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ खंगाल डाला। और फिर उसे एक सुराग मिलता है, नैनीताल का एक वृद्धाश्रम, जहां इला नाम की एक औरत रहती है। लेकिन वहां उन्हें इला के नाम से कोई नहीं जानता। लोग उन्हें कहते हैं मौन साधिका। मौन साधिका, पता है क्यों? क्योंकि उस औरत ने पिछले 40 सालों से एक लफ्ज तक नहीं बोला था। 40 साल! जरा सोचिए इसके बारे में। इतना लंबा अरसा कोई इंसान अपनी आवाज को, अपनी पहचान को 40 साल तक कैसे कैद करके रख सकता है? और फिर वो पल आ ही जाता है, एक टूटा हुआ मौन। वो लम्हा जब अतीत और वर्तमान आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा पल जो दशकों से चली आ रही खामोशी को तोड़ने वाला था। आर्यन उस वृद्धाश्रम पहुंचता है, इला को ढूंढता है और बिना
एक भी लफ्ज कहे, वो पीला पड़ चुका लिफाफा उनके हाथों में थमा देता है। और जैसे ही इला की उंगलियां उस पुरानी जानी पहचानी लिखावट को महसूस करती हैं, उनकी वो सूनी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और फिर 40 साल के लंबे खामोश इंतजार के बाद उनकी कांपती हुई आवाज से सिर्फ एक नाम निकलता है, विश्व। बस एक नाम, जिसमें एक पूरी जिंदगी की कहानी कैद थी। तो आखिर इस कहानी का सार क्या है? क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। ये कहानी हमें 3 चीजें सिखाती है। पहली, कि प्यार कभी मरता नहीं, बस अपना रूप बदल लेता है, जैसे विश्वनाथ का आजीवन इंतजार। दूसरी, कि इतिहास अक्सर सबसे बड़ी कुर्बानियों को भुला देता है। इला जैसे न जाने कितने ही लोग हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि यादें ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। कभी कभी अतीत की यही यादें हमें हमारे आज का मतलब समझाती हैं। और आर्यन अपने दादा की इस कहानी को जानने के बाद जब वो अपनी जिंदगी में वापस लौटता है, तो वो पहले जैसा आर्यन नहीं रहता। वो एक बदला हुआ इंसान है। अब वो जानता है कि जिंदगी में असल में क्या चीज मायने रखती है। ये एक कहानी तो चलो हम तक पहुंच गई, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इतिहास के पन्नों में ऐसी कितनी ही खामोश कुर्बानियों की कहानियां आज भी कहीं दफन हैं। ना जाने कितनी ही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।